हेलो दोस्तों, नमस्कार। उजाला कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जो हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत वीडियो अपलोड करना प्रारंभ किया था, उसमें हालांकि हमने इससे पहले राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमाएं और राजस्थान की स्थिति और विस्तार पर 2 वीडियो अपलोड कर रखे हैं। उसके अलावा भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत थार के मरुस्थल पर, जो कि राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश हैं, थार का मरुस्थल, अरावली पर्वतीय प्रदेश और पूर्व का मैदान और हाड़ौती का पठार या हाड़ौती पर्वतीय प्रदेश, हाड़ौती पठारी प्रदेश। तो इसके अंतर्गत हमने थार के मरुस्थल पर, जो कि 2 पार्ट हैं थार के मरुस्थल के, ये हम आपको बता देते हैं। एक सेकंड, ये देखिए, आप इस मैप में देखिए, आपको थोड़ा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। 1 सेकंड। अब देखिए, इसमें जो कि ये वाला पार्ट है ना, ये राजस्थान का पूरा यहाँ तक ये थार का मरुस्थल है, ठीक है। थार के मरुस्थल के अंतर्गत अब ये वाला जो पार्ट है, इधर वाला, यानी ये वाला पार्ट, ये है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, जिस पर हमने एक वीडियो अपलोड कर रखा है। और इसके बाद में ये जो बाकी जो पार्ट बचा है, इसमें ये वाला पार्ट जो है, ये वाला, ये है थार के मरुस्थल के अंतर्गत अर्धशुष्कीय मरुस्थलीय प्रदेश। तो इसमें आपको दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है कि थार के मरुस्थल के 2 पार्ट हैं, एक तो है अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और एक है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो ये चीज़ हमने आपको मैप में बता दी है। एक चीज़ हम आपको और बता दें कि अगर न्यू कोई कैंडिडेट हमारा ये वीडियो देख रहा हो और उजाला टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने का इच्छुक हो, जो कि हम आरबीएसई पैटर्न पर आधारित 3rd ग्रेड टीचिंग एग्जाम के सभी विषयों की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आप इस दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क करके इसकी जो भी प्रोसेस है, टेस्ट सीरीज़ की टेस्ट देने की प्रक्रिया है, वो हमसे संपर्क करके आप कंफर्म कर सकते हैं। अगर उसके बाद में आपको उचित लगे तो ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, एक चीज़ और हम आपको बता दें कि एक कई बार कैंडिडेट्स क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि टेस्ट देता है, बार बार स्कोर कम आता है और उसके कई बार हमारे पास मैसेज आते हैं कि सर बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, क्योंकि अभी थोड़ी सी हलचल हुई रीट एग्ज़ाम को लेकर के कि सर बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। तो मैं आपके लिए बता दूं, जब आपके पास समय होता है, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, XYZ, जब हमारे पास समय होता है तब हम लापरवाह रहते हैं। और जब भी एग्ज़ाम की डेट घोषित होती है या एग्ज़ाम की डेट पर कभी चर्चा होती है, तब हमारे मन में हड़बड़ाहट होती है। तो हम सोचते हैं कि हम तैयारी करें, बेहतर तैयारी करें, समय कम है, ये करें वो करें। तो ये हम इसके पीछे हमारा खुद का ही रोल है, हम खुद ही इसका कारण हैं। तो हमें समय रहते बेहतर तरीके से तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है। एग्ज़ाम डेट कभी भी हो, आप 1 अगस्त मान कर के तैयारी करें, क्योंकि एग्ज़ाम डेट तो चाहे सितंबर में भी हो सकती है, अक्टूबर में भी हो सकती है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग लग रहा है सितंबर में हो सकता है एग्ज़ाम। बट आपको मानना 1 अगस्त है, 1 अगस्त को मान कर चलोगे तो 2 महीने बढ़िया ढंग से तैयारी कर लोगे। और एग्ज़ाम से कम 1-2 महीने आप पहले ही अपनी तैयारी को फिनिश कीजिए, उसके बाद में 1-2 महीने रिवीजन करना होता है ढंग से। तो ये होता है। बाकी चिंता अगर आपको है तो बहुत ज़्यादा, मतलब स्कोरिंग कम आती है, तैयारी नहीं है और बहुत ज़्यादा चिंता होती है, तो इसके बिल्कुल कारण आप खुद हैं। समय रहते अभी भी वक्त है, अभी भी आपके पास अच्छा खासा समय है, इस समय का लुत्फ़ उठाइए और अपनी तैयारी को विराम मत दीजिए और अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखें और बेहतर दर बेहतर रिजल्ट दें, और ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो। और कॉन्फिडेंस आएगा तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। बाकी अपन अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक का नाम है अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है। यानी कि राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश हैं। एक तो है थार का मरुस्थल, और एक है अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली, और इसके अलावा एक है पूर्व का मैदान यानी पूर्वी मैदानी प्रदेश भी बोल देते हैं, और एक है हाड़ौती का पठार, ठीक है। इन चारों में हमने थार का मरुस्थल सबसे पहले प्रारंभ किया है और उसके अंतर्गत हमने एक वीडियो पोस्ट कर दिया था, तो सेकंड पार्ट है ये थार के मरुस्थल का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि थार के मरुस्थल के 4 पार्ट हैं। एक तो है घग्गर प्रदेश, जिसके अंदर हनुमानगढ़ और गंगानगर ज़िले आते हैं। इसके अलावा शेखावाटी प्रदेश,
जिसके अंदर सीकर, झुंझुनू और चूरू जिलों के कुछ भाग आते हैं। पूर्ण रूप से सीकर और झुंझुनू जिले आते हैं। और इसके अलावा नागौर उच्च भूमि प्रदेश के अंतर्गत मुख्य रूप से नागौर जिला है। इसके अलावा कुछ पार्ट बीकानेर का भी है। और गौड़वाड़ प्रदेश, लूनी बेसिन का पार्ट जो कि जालोर, जिसे ग्रेनाइट नगरी भी कहते हैं, तो जालोर जिले के समेत में इसके साथ साथ बाड़मेर का कुछ पार्ट, पश्चिमी बाड़मेर, ठीक है। और इसके अलावा पाली और कुछ भाग और भी आते हैं, जोधपुर का भी कुछ भाग आता है इसमें। तो ये 4 जो पार्ट हैं ये है अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के, ठीक है। और अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को मुख्य रूप से कितने भूभागों में बांटा गया है? 4 भूभागों में बांटा गया है। तो ये चारों आपके सामने हैं, आप इनको लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। आपको मैप में हालांकि हमने एक बार समझा दिया था, इसमें आप देख सकते हैं जो 4 भौतिक प्रदेश जो भी हमने आपको बताया, ये लिखिए, लिखा हुआ है घग्गर, यानी घग्गर का मैदान है ये वाला पार्ट। और ये वाला पार्ट है जो कि शेखावाटी प्रदेश। और ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नागौर उच्च भूमि प्रदेश। और ये लिखा हुआ है गौड़वाड़ प्रदेश, यानी कि लूनी बेसिन लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत इसको हालांकि राजस्थान का बांगड़ भी कहा जाता है, बांगड़ प्रदेश भी कहा जाता है इस पार्ट को। कौन से को? अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, हम मैप के अकॉर्डिंग ही आपको स्टडी करवाएंगे, मैप के अकॉर्डिंग आप बेटर तरीके से समझाएंगे आपको। और भी इस टॉपिक के अंदर ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आपको एक एक चीज़ से अवगत करवाया जाएगा जो एग्ज़ाम दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए इस पार्ट के अंतर्गत हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, विस्तार से हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये देखिए गंगानगर और हनुमानगढ़ घग्गर नदी प्रदेश के अंतर्गत हम देखिए आपको एक चीज़ बता देते हैं। सबसे पहले तो इसका वर्तमान नाम क्या है घग्गर नदी का? तो इसका जो वर्तमान नाम है वह है मृत नदी क्षेत्र, मृत नदी के नाम से विख्यात है। सरस्वती नदी भी कहते हैं इसको, प्राचीन नाम इसका था सरस्वती नदी। विशेष क्या है? घग्गर नदी का उद्गम स्थल यह कालका जो कि हिमाचल प्रदेश में है, कि शिवालिक की पर्वत श्रेणियों से हिमाचल प्रदेश से निकलती है तथा राजस्थान में टिब्बी तहसील तलवाड़ा झील भी है, तलवाड़ा नामक गांव हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है। तो प्रश्न आ सकता है कि घग्गर नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? तो अगर जिले का नाम पूछ ले तो हनुमानगढ़, अगर जिले के अंतर्गत क्षेत्र पूछ ले तो टिब्बी ऑप्शन में आ सकता है। अगर टिब्बी के साथ साथ में तलवाड़ा भी है तो अपने को ये चीज़ एक अपने को सिलेक्ट करनी होती है, ये एक शार्प स्टडी होती है। अपने को सिर्फ वहाँ पर मान लीजिए कि ऑप्शन में आ गया संगरिया आ गया, रावतसर आ गया, टिब्बी आ गया, तलवाड़ा आ गया, तो अपने को पता है कि टिब्बी तहसील है, लेकिन आप टिब्बी पर टिक करने की बजाय अगर ऑप्शन के अंदर तलवाड़ा लिखा है तो तलवाड़ा को ही टिक करना है। ये देखिए तलवाड़ा एक झील है एक हनुमानगढ़ में, तो यहाँ से प्रवेश करती है। तो इसके अलावा हम आपको और दिखा देते हैं इस मैप में, इसमें देखिए आप थोड़ा और भी बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। ये हनुमानगढ़ का मैप है पूरा, ठीक है। हनुमानगढ़ के मैप के अंतर्गत ये देखिए यहाँ पर है हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट सेंटर, जिला मुख्यालय, और यहाँ पर देखिए टिब्बी लिखा हुआ है ना, टिब्बी लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ है तलवाड़ा झील। आप मैप के अंदर देख सकते हैं ये जो पार्ट है ये हनुमानगढ़ का पूर्वी भाग है, ठीक है, हनुमानगढ़ का पूर्वी भाग है। और इधर वाला हनुमानगढ़ का पश्चिमी भाग है, और ये वाला हनुमानगढ़ का उत्तरी भाग है, और इधर वाला पार्ट है जो दक्षिणी भाग है। तो देखिए पूर्वी हनुमानगढ़ में टिब्बी तहसील तलवाड़ा गांव, यहाँ से नदी प्रवेश करती है। अब आप सोच रहे होंगे जो भी बच्चे टेस्ट सीरीज में हैं, तो कई बार छोटी छोटी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें अपने टीचर्स के बारे में जानने के लिए भी कुछ लोग उत्सुक रहते हैं। तो हम आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता देते हैं, ये हनुमानगढ़ है, और हनुमानगढ़ में हमारा गाँव भी हम आपको एक बार अवगत करवा देते हैं कहाँ पर है। हालांकि ये अपने मैटर में नहीं है, बट ये देखिए हनुमानगढ़ से हम जब जाते हैं जंडावाली, यहाँ पर जंडावाली गांव है, जंडावाली के बाद में आता है पक्का सहारना यहाँ पर, ठीक है, और ये गोलूवाड़ा। अब गोलूवाड़ा और पक्का सहारना के बिल्कुल बीच में यहाँ पर पास में एक गांव आता है उत्तम सिंह वाला, जो कि हनुमानगढ़ और गंगानगर का ये जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर के बिल्कुल ऊपर जस्ट पास में ही है। तो वो हमारा खुद का गाँव है। तो चलिए ये अपने मैटर में नहीं था, बट कुछ बच्चे इंटरेस्ट रखते हैं इन चीज़ों में भी, तो इसलिए हमने इसको बताया आपके लिए। नेक्स्ट देखते हैं, चलो इसको छोड़िए। अब देखिए पाट, अब घग्गर नदी के अंतर्गत पाट क्या है? पाट किसको बोलते हैं? घग्गर नदी द्वारा निर्मित मैदान जो है उसे पाट कहते हैं, ध्यान रखना।
घग्गर नदी द्वारा निर्मित मैदान को क्या कहते हैं, पाट कहते हैं। अब पाट भी आ सकता है। अब देखिए एक चीज़ और है, घग्गर नदी में, हनुमानगढ़ में घग्गर नदी को नाली नाम से भी जाना जाता है। इस पाट क्षेत्र को नाली भी कहते हैं, सॉरी नाली क्षेत्र भी कहते हैं, और इस नदी को, घग्गर नदी को भी यहाँ की स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है ना। इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, इंदिरा गांधी नहर व गंग नहर से उपलब्ध सिंचाई सुविधा के कारण इस क्षेत्र में गहन कृषि की जाती है। अब आपको प्रश्न में ये आ सकता है कि किस कारण गहन कृषि की जाती है, या फिर इंदिरा गांधी नहर व गंग नहर से उपलब्ध सिंचाई सुविधा के कारण इस क्षेत्र में कौन सी कृषि की जाती है, मिश्रित कृषि की जाती है, या फिर ये गहन कृषि की जाती है, या कुछ और भी पार्ट जो भी हैं अपने भाग हैं कृषि की, तो उनके ऑप्शन में दे सकते हैं। तो अपने को यहाँ पर ऑप्शन में क्या करना, कौन सा टिक करना होगा, गहन कृषि की जाती है। जो छोटी छोटी चीज़ें होती है जो बहुत ही महत्व रखती है अपने आप में। इसके अलावा पर्यटन स्थल मुख्य रूप से कौन कौन से है, पर्यटन स्थलों के अंतर्गत है भद्रकाली मंदिर। भद्रकाली मंदिर, यहाँ पर मेला भी लगता है, हालांकि कई बार टेस्ट में प्रश्न भी डाला गया है भद्रकाली मेला कब लगता है। और इसके अलावा दुर्ग, बटनेर दुर्ग भी है हनुमानगढ़ में, पर्यटन स्थल है। और कालीबंगा, रंगमहल, सभ्यता स्थल भी है। ठीक है, हनुमानगढ़ देखिए कई गाइड के अंदर आपको गंगानगर में दिया गया है कालीबंगा को। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो कालीबंगा है, पुरातात्विक सभ्यता स्थल जो है कालीबंगा, वह पूर्ण रूप से हनुमानगढ़ में है। और कई बार ऑप्शन में देखिए डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर, अगर ऑप्शन में हनुमानगढ़ नहीं आता है, वहाँ पर गंगानगर आ जाए, तो अपने को गंगानगर करना होगा ऐसी स्थिति में। ठीक है, अगर हनुमानगढ़ ना आकर के गंगानगर आ जाता है तो गंगानगर करना होगा। अगर हनुमानगढ़ और गंगानगर दोनों आ जाते हैं तो अपने को क्या करना होगा, इसमें हनुमानगढ़ करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कई बार अत्यधिक जल भराव के कारण इसका पानी पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाता है। ये आपको, आप अच्छे तरीके से वाकिफ हो इस लाइन से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रटी रटाई लाइन है, आपको सब पता है, आपने सब याद किया, बहुत समय से पढ़ रहे हो। तो पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक इसका पानी कई बार पहुँच जाता है। ये फोर्ट अब्बास कोई जगह है। इसके अलावा पाकिस्तान में इसे क्या कहते हैं, खाकरा कहते हैं। पाकिस्तान में घग्गर नदी को किस नाम से क्या जाना जाता है, खाकरा। यहाँ पर देखिए विशेष पॉइंट है, तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट है शेखावाटी प्रदेश। अब शेखावाटी प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आते हैं वो भी देखेंगे। तो इसमें देखिए विशेष, इसमें ज़िले कौन कौन से हैं, चूरू, सीकर, झुंझुनू, ये 3 ज़िले हैं शेखावाटी प्रदेश के अंतर्गत। तो चलिए इसके में विशेष क्या है वो देखते हैं। विशेष है कि प्राचीन राजस्थान में यह शेखा सामंत का क्षेत्राधिकार होने के कारण यह प्रदेश शेखावाटी के नाम से जाना जाता है। तो ये तो हम एक बेसिक नॉलेज के लिए बता रहे हैं, हालांकि ये प्रश्न आने की संभावना बहुत ही कम है। तो फिर भी अपने को एक इम्पोर्टेंट है जो कोई फैक्ट, तो उसके बारे में अपने को सामान्य जानकारी भी होनी चाहिए, तभी आगे वाला पार्ट समझ में आएगा। क्योंकि बेस मजबूत होना जरूरी है। कोई भी टॉपिक पढ़ लो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लो, सबसे पहले आप अगर अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं, क्योंकि आपका अच्छा खासा समय है, तो सबसे पहले बेस मजबूत होना चाहिए। बेस मजबूत होगा, उसकी बेसिक जानकारी होगी उस विषय की, उस टॉपिक की, तो आप अपने आप आगे वाला पार्ट आप अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट है, यह आंतरिक प्रवाह तंत्र का एक प्रमुख भूभाग है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। आंतरिक प्रवाह तंत्र का एक महत्वपूर्ण भूभाग है, क्योंकि विशेषता दे सकता है भी शेखावाटी प्रदेश जो है उसकी विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है, या फिर कौन सी विशेषता है, तो उसके अंतर्गत भी ये चीज़ अपने को देखनी है। नेक्स्ट देखिए, इसके अंतर्गत और भी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, उनको ध्यान से देखना है। यहाँ बरखान टीले सर्वाधिक मिलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बार प्रश्न ये आ भी चुका है। तो किस प्रकार के टीलों का यहाँ पर प्रभाव है या विस्तार है, तो बरखान टीले सर्वाधिक मिलते हैं किस क्षेत्र में, शेखावाटी पर्वतीय प्रदेश में। और जिले पूछ रहे तो हम ये सीकर, चूरू और झुंझुनू। इसके अलावा यहाँ पर प्रमुख नदी कौन सी है, आंतरिक प्रवाह की प्रमुख नदी कौन सी है इस क्षेत्र में, शेखावाटी पर्वतीय प्रदेश में आंतरिक प्रवाह की प्रमुख नदी कौन सी है, कांतरी नदी। ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। कांतरी नदी का प्रवाह क्षेत्र तोराबाटी कहलाता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछ सकता है। जैसे घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है, पाट कहलाता है, या इसको स्थानीय नाम में क्या बोलते हैं, नाली बोलते हैं। इसी प्रकार से कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है, तोरावाटी कहलाता है। किस कारण कहलाता है भाई तोरावाटी, क्योंकि यहाँ पर तोरावाटी भाषा बोली जाती है। ठीक है, तोरावाटी बोली जाती है, यहाँ की स्थानीय भाषा तोरावाटी, तो इस कारण इस क्षेत्र को तोरावाटी क्षेत्र भी कहते हैं। इसके अलावा इसकी सहायक की इसके आसपास और भी प्रमुख नदियाँ हैं, और रूपनगढ़ नदी, मेथा नदी, खारी नदी, तो ये यहाँ की एक और न प्रमुख नदी हैं, तो इसको विशेष रूप से थोड़ा ध्यान रखें। और इसके अलावा तोरावाटी बोली का संबंध सीकर एवं झुंझुनू जिले से है। ठीक है, चूरू जिले में शेखावाटी बोली का ज़्यादा प्रभाव नहीं है, हालांकि जो सीमाएं चूरू या फिर जो सीमाएं चूरू की सीकर या झुंझुनू से अटैच होती होंगी, तो वहाँ पर ये तोरावाटी बोली का प्रभाव हो सकता है। बट
फिलहाल जो मुख्य रूप से इसमें सीकर और झुंझुनू जिलों में तोरावाटी बोली का संबंध है। इसके अलावा कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता का विकास सीकर में नीमका थाना क्षेत्र में हुआ। कांतली नदी के किनारे कौन से सभ्यता का विकास हुआ, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, IMP करके लिख लीजिए इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछ सकते हैं क्योंकि वैसे भी प्रश्न ये सभ्यता स्थलों के अंतर्गत भी आता है। तो गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई, तो ये भी पूछ सकता है। तो कांतली नदी अगर पूछे जिले में तो पूछ लेगा सीकर आंसर आएगा, और जगह पूछ ले तो नीमका थाना क्षेत्र रहेगा। इसके अलावा भारत में तमर के सबसे प्राचीन, सॉरी यहाँ पर तमर लिखा गया है तो इसको आप क्या कर लेना है, ताम्र, क्या कर लेना है, ताम्र यानी तांबा। तो देखिए भारत में ताम्र के सबसे प्राचीन अवशेष इसी सभ्यता से मिले हैं, जिस कारण गणेश्वर सभ्यता को भारत में ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा गया है, तो वह है गणेश्वर सभ्यता। और नेक्स्ट देखिए पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं इस क्षेत्र में मुख्य, वो भी देख लेते हैं। सालासर धाम जो कि आपको सबको वाकिफ अच्छे तरीके से चूरू जिले में है, और ताल छापर अभयारण्य एवं झील, और काले हिरणों, और कृष्ण मृग, वर्ग लिखा गया यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है तो उसको थोड़ा आप देख लेना, मृग है ये, कृष्ण मृग संरक्षण हेतु यहाँ पर पर्यटन स्थलों के लिए प्रसिद्ध है ये क्षेत्र जो है। और इसके अलावा झुंझुनू के खेतली को ताम्र नगरी व नवलगढ़ को क्या कहा गया है, अभी हवेलियों की नगरी उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, हालांकि ये प्रश्न आ भी सकता है और एक बार आया हुआ भी है मेरे ख्याल से। हवेलियों की नगरी राजस्थान के किस गांव को कहा जाता है, नवलगढ़ को। किसको कहा जाता है अभी, नवलगढ़ को। और अगर इस क्षेत्र के अंतर्गत पूछ ले और हवेलियों की नगरी अगर जिला पूछ ले तो सालिम सिंह की हवेली आपने पढ़ा होगा, तो ये कौन से ज़िले में है, जैसलमेर ज़िले में। और ये इस क्षेत्र के अंतर्गत पूछ लेगा तो शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत नवलगढ़ को हवेलियों की नगरी उपनाम से भी जाना जाता है। अब देखिए जोहड़, शेखावाटी में कच्चे कुओं को क्या कहा जाता है, अभी कच्चे कुएं जो होते हैं ना, कच्चे कुएं, उनको जोहड़ कहा जाता है, एवं पक्के हुए कुओं को क्या कहता है, नाडा कहा जाता है। ठीक है, ये अपने को थोड़ा ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट कर लीजिएगा। राजस्थान में शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत कच्चे कुएं को क्या कहते हैं, जोहड़ कहते हैं, और पक्के कुएं को क्या कहते हैं, नाडा कहते हैं। ये देखिए हमने आपको जो जल संरक्षण की एक जो विधि है उसमें ये जोहड़ को हमने यहाँ पर एक पिक के रूप में ऐड किया है ताकि आपको थोड़ा बेहतर तरीके से समझ आ जाए। ये देखिए ये पक्का कुआं है, ठीक है, इस पक्के कुएं को क्या कहते हैं भाई, जोहड़ कहते हैं। ठीक है, और ये पिक हमने ऐड किया, ये जो पिक ली गई है ये झुंझुनू और सीकर क्षेत्र की ही है, शेखावाटी क्षेत्र की है। तो इसको थोड़ा आपके दिखाने के लिए इसलिए ऐड किया है ताकि आपको थोड़ा मैटर इंटरेस्ट आए। नेक्स्ट है सर किसको कहते हैं भाई, इस क्षेत्र में सर किसको कहते हैं, छोटे जो तालाब होते हैं ना, छोटे छोटे तालाब होते हैं जोहड़ के अलावा, उनको क्या कहते हैं भाई, सर कहते हैं। और नेक्स्ट है नागौरी उच्च भूमि प्रदेश। नागौरी उच्च भूमि प्रदेश के अंतर्गत देखिए कौन कौन से जिले हैं, नागौर और बीकानेर। ठीक है, कुछ पार्ट इसका नागौर के साथ साथ में बीकानेर का भी है। तो इसमें क्या कुछ है देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले मैप में दिखा देते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझा। ये देखिए ये जो पार्ट है नागौरी उच्च भूमि प्रदेश के अंतर्गत ये बड़ा पार्ट है। ठीक है, इसमें बीकानेर का थोड़ा बहुत पार्ट भी आ जाता है, और इसमें मुख्य रूप से कौन सा जिला है, नागौर। और इसके अलावा हमने देखिए घग्गर का मैदान पढ़ लिया, शेखावाटी प्रदेश पढ़ लिया, ये नागौरी उच्च भूमि प्रदेश पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट देखिए इसके अंदर जिसमें मुख्य भूभाग नागौर का है, यहाँ डीडवाना, कुचामन, सांभर, डेगाना, खारे पानी की प्रमुख झीलें हैं। ठीक है, इन झीलों का भी नाम पूछ सकता है। इस क्षेत्र में अब 4 ऑप्शन दे सकता है भी कौन सी झील शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती है। तो ये झीलें हैं, कुछ हमने डाल दिए नाम, कुछ और भी है तो आप याद कर लेना। नेक्स्ट विशेष अरावली से पृथक पहाड़ी एवं उच्च भूभाग है। अरावली पार्ट के अंतर्गत ही आता है, लेकिन अरावली का ही भाग एक अलग है, पृथक है। ठीक है, जिसे नागौरी उच्च भूमि प्रदेश भी कहा जाता है। अब इसमें देखिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी होगी। ये दिमाग लिखा गया यहाँ पर, जमाव आएगा, थोड़ा माफ़ करना। ठीक है, इसमें जमाव लग कर लेना। अब देखिए मकराना श्रेणी है, जो संगमरमर की जो मकराना श्रेणी है वो
मकराना श्रेणी के अंतर्गत क्या आता है भाई, संगमरमर जमाव क्षेत्र है, ठीक है। और जो मांगलोद श्रेणी है इसमें जिप्सम जमाव क्षेत्र है। और जायल श्रेणी के अंतर्गत आता है फ्लोराइड क्षेत्र। तो ये अपने को तीनों फैक्ट याद रखने हैं, मकराना संगमरमर जमाव क्षेत्र और मांगलोद यानी जिप्सम जमाव क्षेत्र और जायल यानी फ्लोराइड। इसको अगर आप याद भी रखना चाहो तो मैं और से इसमें से आप इसको याद रख सकते हो मासी, ठीक है, आपकी मौसी होती है ना, तो अपने को याद ही रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। मांगलोद जिप्सम श्रेणी से आप याद रखते हो मांझी, मांझी यानी अपनी मम्मा जी, मासी मांझी यानी मासी से मकराना और सी से संगमरमर और माँ से मांगलोद और जी से जिप्सम। और जायल श्रेणी के अंतर्गत आप इसको रख सकते हो याद है जायफल करके, ठीक है, जायफल। तो जायफल से आप क्या याद रख सकते हो, जायल श्रेणी फ्लोराइड क्षेत्र। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें एक चीज़ और फैक्ट है महत्वपूर्ण, हार्डपन किसे कहते हैं। हार्डपन नागौर से बीकानेर तक जो जिप्सम जमाव क्षेत्र इसको हार्डपन कहते हैं। कुब्बड़ पट्टी, बांका पट्टी, हॉर्स बेल्ट, ये 3 नाम है, अलग अलग नाम है, हालांकि ये है सेम ही चीज़। कुब्बड़ पट्टी हो या फिर बांका पट्टी, कुब्बड़ पट्टी यानी कि जिसमें कुब्बड़ बॉडी में आ जाता है यहाँ का पानी पीने के कारण लगातार, और किसी किसी का होता है, सबकी दिक्कत नहीं होती। और नागौर से अजमेर के मध्य जो फ्लोराइड युक्त पट्टी है उसके नाम है। अब प्रश्न ये पूछ सकता है, नागौर से अजमेर के मध्य फ्लोराइड युक्त पट्टी को क्या कहते हैं, कुब्बड़ पट्टी, या फिर ऑप्शन आ सकता है बांका पट्टी या हॉर्स बेल्ट भी आ सकता है। और अगर ये पूछ ले नागौर से बीकानेर तक जिप्सम जमाव क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो वो कैसे कहते हैं, हार्डपन, ध्यान रखना। और नेक्स्ट है, इस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को अधिकतर रोग फ्लोरोसिस नामक रोग होता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, पूछ सकता है, साइंस के अंदर पूछ सकता है और ना तो। और फिर आता है अंतिम भौतिक प्रदेश जिसे हम कहते हैं गौड़वाड़ प्रदेश, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। जालोर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर 4 जिले मुख्य रूप से आते हैं इसके अंतर्गत। तो इसमें कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं उसके बारे में आप थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं अपने, ये देखिए सबसे पहले इसमें मैप के अंतर्गत देख लेते हैं ताकि अपने को बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। ये देखिए, ये बड़ा पार्ट जो है यहाँ से इतना सारा भूभाग जो है, ये बड़ा जो है, ये है जालोर, जालोरी क्षेत्र आता है, ग्रेनाइट नगरी कहते हैं जालोर को। और जो जालोर के अंतर्गत सांचौर है, सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। और इसी के अंतर्गत एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि 4 जिले जो है, देखिए जोधपुर आ गया, बाड़मेर आ गया, जालोर आ गया और पाली, ये 4 जिले हैं। चारों जिलों के अंतर्गत ये क्षेत्र विस्तृत है। इसको लूनी बेसिन भी कहते हैं या फिर गौड़वाड़ प्रदेश भी कहते हैं। तो इसकी प्रमुख प्रमुख विशेषताएं जो मेन एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है वो हम देख लेते हैं। देखिए लूनी बेसिन के अंतर्गत, देखिए लूनी बेसिन के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। अगर पूछ ले कि गौड़वाड़ प्रदेश के अंतर्गत कितने जिले हैं, गौड़वाड़ प्रदेश के अंतर्गत 4 जिले हैं। और लूनी नदी बेसिन के अंतर्गत पूछ ले कितने जिले हैं, तो 6 जिले हैं। तो इसके अंतर्गत 6 जिले कौन कौन से हैं, इसमें ये 4 जिले तो है ही, इसके अलावा अजमेर और नागौर का क्षेत्र भी कुछ भूभाग इसमें शामिल हो जाता है, ठीक है। इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखना है। बोली, ये देखिए यहाँ पर गौड़वाड़ी बोली जो प्रमुख है तो वो जालोर और पाली 2 जिलों में बोली जाती है। इस कारण इसको गौड़वाड़ प्रदेश कहते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रमुख रूप से गौड़वाड़ी बोली जाती है, स्थानीय भाषा है गौड़वाड़ी। सिवाना से बालोतरा के मध्य 56 गुंबद के आकार की पहाड़ियाँ विस्तृत है। देखिए एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, थोड़ा इसको ध्यान रखना। सिवाना से बालोतरा के मध्य 56 गांव गुंबद के आकार की पहाड़ियाँ विस्तृत हैं, जिन्हें 56 की पहाड़ियाँ कहा जाता है। एक 56 का मैदान है तो वो 56 गांवों का समूह है जो कि इधर जो यहाँ पर बागड़ी भाषा बोली जाती है ना, डूंगरपुर और बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ क्षेत्र में, तो वो क्षेत्र है जो 56 की पहाड़ियाँ 56 गांवों का समूह है जिसे 56 का मैदान कहते हैं। लेकिन यहाँ पर 56 की पहाड़ियाँ हैं, क्यों 56 की पहाड़ियाँ, क्योंकि 56 गुंबदाकार की पहाड़ियाँ हैं जिस कारण यहाँ पर इनको 56 की पहाड़ियाँ कहा जाता है। देखिए इसमें ही एक ये मंदिर है तो इसको थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखें। नाकोड़ा पार्श्वनाथ का मंदिर है, पार्श्वनाथ तीर्थ को समर्पित है, तो ये नाकोड़ा मंदिर है। तो ये आप इसकी शेप देख लीजिए, आकृति देख लीजिए, आपके माइंड के अंदर फिट हो जाएगी। ये कौन से ज़िले के अंदर है, बाड़मेर के अंदर, ठीक है। कौन से ज़िले में नाकोड़ा पर्वत, नाकोड़ा पर्वत भी है या फिर नाकोड़ा पार्श्वनाथ तीर्थ भी है, तो बाड़मेर, ठीक है। और अगर गांव पूछ ले तो यहाँ पर बालोतरा क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है जो हम अभी आपको बता रहे थे, तो वहाँ पर उस गांव के अंतर्गत ये नाकोड़ा मंदिर है।
इन्हीं 56 पहाड़ियों के मध्य नाकोड़ा पर्वत स्थित है। ठीक है, ये देखिए 56 पहाड़ी, ये नाकोड़ा पर्वत अभी आपने आपको दिखाया, सॉरी नाकोड़ा मंदिर देखिए, पार्श्वनाथ तीर्थ है, और यहाँ पर नाकोड़ा पर्वत पर स्थित है यह मंदिर, तो जो कि मेवा नगर गांव में स्थित है, बालोतरा के अंतर्गत आता है मेवा नगर गांव। तो मेवा नगर में नागोड़ा भैरव का मंदिर है, जिसका संबंध जैन धर्म से है, जो पार्श्वनाथ को समर्पित है। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखना। यहीं 56 की पहाड़ियों में एक पीपलोद ग्राम है, पीपलोद भी बोल देते हैं, ग्राम है, जहाँ हल्देश्वर महादेव का मंदिर भी है। तो 56 की पहाड़ियों में एक पीपलोद ग्राम के अंतर्गत कौन सा मंदिर है भाई? हल्देश्वर मंदिर। और 56 की पहाड़ियों के अंतर्गत मेवानगर गांव में कौन सा मंदिर है भाई? नाकोड़ा मंदिर, या जो कि पार्श्वनाथ को समर्पित है, और नाकोड़ा भैरव का मंदिर है। ठीक है, अब देखिए 56 की पहाड़ियाँ राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, अर्थात इसी कारण इसे पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू कहते हैं। देखिए माउंट आबू कहाँ है? सिरोही जिले में है, राजस्थान में। ठीक है, अब पूछ रहे कि पश्चिम, बिल्कुल पश्चिम का, जो कि गौड़वाड़ प्रदेश के अंतर्गत आता है, माउंट आबू व क्षेत्र कौन सा है? तो 56 की पहाड़ियाँ, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है इस क्षेत्र में, बिल्कुल पश्चिम में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? 56 की पहाड़ियों के जो अंतर्गत क्षेत्र आता है वहाँ पर होती है। नेक्स्ट देखिए, इसमें प्रमुख नदी जो है लूनी नदी। अब देखिए यहाँ पर फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण समझने वाले हैं, तो आपको थोड़ा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। ये देखिए लूनी नदी, अब अजमेर ज़िला है, यहाँ पर अजमेर ज़िले से इसका उद्गम होता है, और अजमेर ज़िले के बारे में देखिए कुछ भाग इसका कहाँ पर प्रभावित होता है? सबसे अजमेर ज़िले के बारे में नागौर में, नागौर के बाद में इसकी एक सहायक नदी आती है जोजड़ी। ठीक है, यह देखिए जोजड़ी नदी जोधपुर के अंतर्गत है, तो ये जोजड़ी, और इससे जोधपुर में ही एक नदी निकलती है जो कि पाली की ओर है, बांडी नदी। ठीक है, और इसके अलावा समदड़ी, ये देखिए समदड़ी नदी, ये है बाड़मेर में। ठीक है, समदड़ी नदी इसकी सहायक नदियाँ हैं। सहायक नदी के अंतर्गत एक तो है जोजड़ी, एक है समदड़ी, एक है बांडी, और एक है गुड्ढा नदी और जवाई। ये देखिए जवाई नदी जो है, और यहाँ पर गुड्ढा जगह है जो सूकड़ी, सॉरी एक सेकंड देखिए, समदड़ी जो गांव है वहाँ पर कौन सी नदी है? सूकड़ी नदी। और एक गांव है गुड्डा, गुड्डा मलानी नाम सुना होगा, तो वहाँ पर जो नदी प्रवाहित होती है वह है जवाई नदी। ठीक है, और इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना, हमने थोड़ा सा यहाँ पर बाई मिस्टेक आपको थोड़ा सा गलत बता दिया था, थोड़ा विशेष मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। लूनी नदी जो कि उद्गम स्थल है अजमेर ज़िले में, अजमेर ज़िले में प्रवाहित होने के बाद में ये प्रवाहित होती है नागौर में, नागौर के बाद में ये प्रवाहित होती है जोधपुर ज़िले में। अब जोधपुर ज़िले के अंतर्गत इसकी एक वहाँ पर सहायक नदी है जिसका नाम है जोजड़ी नदी। ठीक है, और इसके अलावा फिर जोधपुर में ही एक और सहायक नदी है जिसको हम कहते हैं, जो कि पाली के अंतर्गत आती है। जोधपुर से इसका उद्गम स्थल जोधपुर जिले में इसी नदी से अपना जल गिराती है, इसकी सहायक नदी है। तो ये बांडी नदी, और सुमदड़ी गांव में एक नदी आती है जो कि सूकड़ी नदी कहते हैं, और एक जवाई नदी है जो कि गुड्डा मलानी गांव के अंतर्गत इसका संगम स्थल है, किसका? लूनी नदी के अंतर्गत। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए, एक बार फिर से आप वीडियो को थोड़ा बैक करके देखेंगे तो बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए यह नदी पश्चिमी राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होती है। कौन कौन से? अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, ये 6 जिले हैं। लूनी नदी किन किन जिलों को जलमग्न करती है भाई? तो वो है अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर। बालोतरा तक इसका जल, बालोतरा तक इसका जल लिख दिया, तो इसका जल अलग अलग कर देना। इसका जल मीठा तथा इसके आगे खारा हो जाता है। ठीक है, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, खारा लिख कर लेना है यहाँ पर। ठीक है, तो बालोतरा के बाद में लूनी नदी का जल कैसा हो जाता है भाई? खारा हो जाता है। तो बालोतरा तक कैसा है? मीठा, जिस कारण से मीठी एवं खारी नदी भी कहा जाता है। इस नदी को क्या कहा जाता है भाई? मीठी, क्योंकि बालोतरा से पहले पानी मीठा होता है, बालोतरा के बाद में पानी इसका खारा होता है, क्योंकि वहाँ पर उस क्षेत्र में उस नदी क्षेत्र के अंतर्गत नमक की मात्रा, यानी कि नमक की मात्रा अधिक होने के कारण उस क्षेत्र में पानी खारा हो जाता है। ठीक है, इस कारण इसे मीठी व खारी नदी भी कहा जाता है। उद्गम स्थल कहाँ पर इसका? नाग पहाड़ अजमेर में है, अभी हमने आपको बता दिया। लूनी के बेसिन को जालोर में रेल कहा जाता है। ठीक है, टाइपिंग में से कर लेना। लूनी के बेसिन को जालोर में कहा जाता है? रेल कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार आ चुका है।
अब देखिए इसके अंदर एक और चीज़ है नेहड़ा या नेस्टा। लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र को जालोर में नेहड़ा कहा जाता है। नेहड़ा वर्षा जल संरक्षण की एक विधि है। नेहड़ा या नेस्टा किसको कहता है? लूणी नदी के प्रवाह। अब प्रवाह क्षेत्र और बेसिन अलग अलग है। प्रवाह क्षेत्र तो होता है जहाँ पर वह बहती है, ठीक है, और उस पार्ट को क्या कहते हैं? नेहड़ा। और जहाँ पर इसका बेसिन है यानी कि आसपास का जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? रेल कहा जाता है, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखना है। पश्चिमी राजस्थान की यह सबसे बड़ी नदी है। यह नदी कच्छ के रण गुजरात में प्रवाहित होते हुए कच्छ की खाड़ी अरब सागर में अपना जल गिराती है। वर्तमान समय में लगभग कच्छ के रण में ही विलुप्त हो जाती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको याद रख लेना। नेक्स्ट है लूणी नदी, लूणी बेसिन। यह बेसिन, ये देखिए 11th की क्लास से इंक्लूड की गई है ये पंक्तियाँ। देखिए लूणी बेसिन, यह बेसिन 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा के बीच अरावली के दक्षिणी पश्चिम में अवस्थित है। इस प्रदेश का विस्तार दक्षिणी जोधपुर, पाली, जालौर व पश्चिमी सिरोही जिलों में है। इस क्षेत्र में पचपदरा मुख्य खारे पानी की झील है। 11th क्लास की बुक में ये फैक्ट आपको मिल जाएगा ज्योग्राफी के अंदर, ठीक है। तो हमने जो मैटर जो ऐड किया है वो पूरा आरबीसी पैटर्न पर ही इसके अंदर ऐड किया है, जिसमें कुछ पार्ट 8th में मिल जाएगा, कुछ पार्ट आपको 9th में मिल जाएगा और कुछ पार्ट आपको 11th में मिल जाएगा, कुछ राजस्थान अध्ययन की बुक के अंतर्गत भी मिल जाएगा। तो अब देखिए लूणी बेसिन के निर्माण में लूणी, लीलड़ी, सूकड़ी, जवाई, जोजड़ी व बांडी नदियाँ शामिल हैं। तो लूणी नदी का निर्माण जो नदियाँ मिल करके करती हैं, जिसकी सहायक नदी अभी हमने आपको बताया था, तो वो ये नदी, इनका नाम थोड़ा ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट इस नदी पर जवाई बांध सुमेरपुर पाली में बना हुआ है, ठीक है। जवाई बांध बना हुआ है सुमेरपुर पाली के अंतर्गत। ये देखिए ये जवाई बांध है। अब इस ये कहाँ पर है? जिला पूछ लेगा अगर तो पाली जिला, ठीक है। जगह पूछ लेगा तो सुमेरपुर, ठीक है, सुमेरपुर। और बांध का नाम पूछ लेगा तो जवाई बांध, यानी जवाई नदी पर ही बना हुआ है। तो ये बड़ा बांध जो है यह जवाई बांध है, ठीक है। इस क्षेत्र का मुख्य बांध है, ध्यान रखना। परंपरागत जल संरक्षण विधियाँ: तालाब, बावड़ी, झील, कुआं, नाडा, टोबा, कुई, नाडी एवं खड़ीन। ये परंपरागत जल की यानी प्राचीन समय से चली आ रही जल संरक्षण की विधियाँ हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखना है भाई। झालरा क्या होता है भाई? झालरा विशेष चीज़ थोड़ा ध्यान से समझ लेना। किसी उच्च भूमि क्षेत्र की तलहटी में बनाया गया कुंड। कैसे? हम आपको बना करके दिखा देते हैं। किसी उच्च भूमि क्षेत्र में, मान लीजिए कि ये उच्च भूमि क्षेत्र है, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र है या फिर उच्च भूमि क्षेत्र है। अब ये इसकी तलहटी कौन सी होगी? ये वाला जो तल है इसका, ठीक है। अब इसमें जो कुंड बनाया होगा ना, जहाँ पर बरसात का पानी आकर के इसके अंदर एकत्रित होता है, तो इसको क्या कहते हैं भाई? झालरा। क्या कहते हैं? झालरा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा झालरा किसे कहते हैं, ठीक है। ये देखिए ऊबड़ खाबड़, ऊंचा नीचा, यानी कि उच्च भूमि क्षेत्र या फिर पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत जो उसकी तलहटी में जो एक कुंड बनाया जाता है, जिसे हम झालरा कहते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई हो तो कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव जरूर शेयर करना। नेक्स्ट है खड़ीन। दो बालूका स्तूपों के मध्य जल एकत्र से जो कृषि करते हैं उसे खड़ीन कहलाती है। तो खड़ीन क्या है? एकत्रित जल से, यानी कि दो बालूका स्तूपों के मध्य है जो जल एकत्रित करते हैं, उस जल से जो कृषि की जाती है उसको खड़ीन कहते हैं, ठीक है। अब प्रश्न पूछ सकता है खड़ीन का संबंध किस जिले से है, तो पूछेगा तो आंसर आएगा जैसलमेर जिले से। और अगर पूछ ले कि भारत के किस क्षेत्र के अंतर्गत खड़ीन का संबंध है, तो यह पश्चिमी भारत, ठीक है, पश्चिमी भारत या फिर राजस्थान का पूछ रहे तो पश्चिमी राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेनाइट पर्वत। अब देखिए महत्वपूर्ण चीज़, ग्रेनाइट पर्वत। जालोर ग्रेनाइट नगरी भी कहा जाता है जालोर को, क्योंकि यहाँ पर ग्रेनाइट पत्थर की प्रधानता है। डोरा पर्वत। देखिए भी डोरा पर्वत क्या चीज़ है? यह जालौर जिले में जसवंतपुरा की पहाड़ियों में स्थित राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी। ऊंचाई पूछ सकता है एग्जाम के अंदर, अगर ऊंचाई पूछ भी ले तो 869 मीटर। पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोरा पर्वत। और कहाँ पर है ये? जसवंतपुरा की पहाड़ियों में स्थित है। और इसकी ऊंचाई प्रश्न में पूछ लेगा तो 869 मीटर। हमने बहुत सारा फैक्ट जुटा करके आपके सामने प्रस्तुत किया है, ताकि अगर आप उजाला टेस्ट सीरीज के अंतर्गत हो, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो यहाँ से कोई फैक्ट ना छूटे। नेक्स्ट देखते हैं बीसल देव रासो। एक इतिहास का भी ये क्वेश्चन है कि बीसल देव रासो अजमेर के चौहान शासक, ठीक है। अब इसमें देखिए बीसल देव रासो की कृति की व्याख्या नप्रपति नहला ने की थी, ठीक है। ये एक अपने हिस्ट्री का क्वेश्चन है।
बीसलदेव का संबंध किससे था? ये गौड़वाड़ प्रदेश से ही था, पश्चिमी राजस्थान के। और उसकी जो बीसलदेव रासो की जो कृति थी उसकी व्याख्या किसने की थी? नप्रपति नहला ने की थी। अब जो कि गौड़वाड़ी भाषा में लिखी गई। अब भाषा पूछ सकता है बीसलदेव रासो की भाषा कौन सी है, गौड़वाड़ी भाषा या गौड़वाड़ी बोली है। और इसकी व्याख्या पूछ सकता है किसने की थी, तो नप्रपति नहला ने की थी। ये भी एक फैक्ट है। अब देखिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन के अंतर्गत क्या चीज़ है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27 जनवरी 2016 गर्दनखेड़ी गांव जो कि झालावाड़ के अंतर्गत है। इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे, इसको पढ़ लेना। मुख्य उद्देश्य क्या थे कि राजस्थान को जल की दृष्टि से स्वावलंबी बनाना और राजस्थान का आर्थिक सामाजिक विकास करना, पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन। अब इसमें प्रमुखतः 4 चरणों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से थे? 1 जनवरी 1916 पहला चरण। दूसरा चरण कौन सा था? 2 दिसंबर 2017 और 2 दिसंबर 2016 से 2017। और तीसरा चरण था 3 दिसंबर 2017 से 2018। चौथा चरण था 4 दिसंबर 2018 से 2019। और एक है 4 वाटर कॉन्सेप्ट, ये भी महत्वपूर्ण है, यानी 4 जल संकल्पना। इसमें 4 जल संकल्पनाएं कौन कौन सी थी? सतही जल परंपरागत जल स्रोत से पुनरुद्धार करना, यानी कि जो सतही जल है, जो भूमिगत जल सतही जल है, जो धरातल के ऊपर जो जल है, उसमें परंपरागत जल स्रोतों का पुनरुद्धार, यानी कि उनको तरोताज़ा बनाना, उनका निर्माण करना, पुनः निर्माण करना, उनको तैयार करना, ताकि राजस्थान जल संकट से निपट सके। फिर वर्षा जल, इसके लिए वृक्षारोपण करना और वर्षा जल के लिए वृद्धि, वर्षा जल में वृद्धि के लिए क्या करना? वृक्षारोपण करना, क्योंकि जहाँ पर वृक्ष ज़्यादा होंगे वहाँ पर बारिश भी ज़्यादा होगी। और भूमिगत जल यानी कि धरातल के अंदर जो जल है। और मृदा की नमी, मिट्टी में नमी अधिक होने के कारण कृषि में वृद्धि करना। देखिए दोस्तों, थोड़ा समय जरूर आपके लिए लगा है, बट मैंने बहुत कोशिश करके बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट जुटाया आपके लिए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार शेयर कर देना। और वीडियो अच्छा लगे ना लगे, आप भले ही कमेंट डालना मत डालना, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। भले ही लाइक करो ना करो, लेकिन अपना जो मेन काम जो है, आपका जो मेन उद्देश्य है, आपको फैक्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए, मैटर आपको एकदम स्टिक मिलना चाहिए। आपको इस पर अपना ज्ञान स्थायी करना है। इस मैटर को आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अपना मेन मकसद ये है कि एग्जाम फाइट करना, चाहे कैसे भी करके। वीडियो लाइक करो ना करो, नो प्रॉब्लम, हम आपको ये इंप्रेशन नहीं देते कि आप वीडियो लाइक करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये तो था राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत थार के मरुस्थल का पार्ट। और अब हम नेक्स्ट टाइम लेकर के आएंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत जो 3 अरावली के भाग हैं, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। तो उसकी प्रमुख चोटियाँ, अरावली का जो उसका निर्माण कैसे हुआ है, उससे संबंधित अन्य फैक्ट्स पर बात करेंगे। तो तैयार रहिएगा 4 जून को प्रथम टेस्ट के लिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।